कहानी जीएम। मैंने महानगर की एक बड़ी कंपनी में बतौर सीए ज्वाइन किया। ऑफिस का पहला दिन था। ऑफिस में पहले दिन प्रवेश करते ही सामने ऑफिस के रूप में एक विशाल हॉल था जिसमें सेंट्रलाइज्ड एसी के साथ छोटे छोटे केबिन बने हुए थे। ये केबिन ऊपर से खुले हुए थे, लेकिन एक केबिन से दूसरे केबिन को अलग करने के लिए बोर्ड को इतनी ऊपर तक लगाया गया था कि कुर्सी पर बैठने पर एक दूसरे का चेहरा ना दिखाई दे। लेकिन यदि कोई अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाए तो उसे विशालकाय हॉल में बैठे सभी लोग दिखाई देने लगेंगे। हॉल के चारों ओर केबिन बनने के उपरांत बीच में भी 5 लाइनों में केबिन बने हुए थे। इस प्रकार उस हॉल में लगभग 35 केबिन थे। पहला केबिन ऐसा था जिसमें पार्टीशन नहीं था। उसकी कुर्सी भी कुछ औरों से ऊंची थी, जिसमें बैठे बैठे ही सभी केबिन में बैठे हुए लोगों को पूरा न सही पर उनका चेहरा तो देखा ही जा सकता था। वह कुर्सी अभी भी खाली थी, शायद किसी विशेष व्यक्ति की थी। उस अंतहीन केबिन, अंतहीन इसलिए क्योंकि अन्य केबिन प्लाई बोर्ड से सीमित थे, लेकिन केवल यही केबिन था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसलिए पुनः कहूंगा कि उस अंतहीन केबिन की टेबल पर एक लाल और एक हरी प्लास्टिक की ट्रे रखी हुई थी। लाल ट्रे में कुछ पेपर्स एवं चेक रखे हुए थे जिनमें किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। हरी ट्रे अभी खाली थी। बाकी सभी केबिन भरे हुए थे। अधिकारी एवं कर्मचारी काम में लगे हुए थे। अचानक मेरा ध्यान केबिन के साइड में गया जहां प्रत्येक केबिन में बैठने वालों के पद लिखे हुए थे। मैंने बाएं से देखना प्रारंभ किया। सीनियर मैनेजर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर के बाद हॉल के सामने की ओर एक केबिन में अभी तक कोई पद नहीं लिखा था। उसके बाद पुनः सीनियर अकाउंटेंट, सहायक अकाउंटेंट 1, सहायक अकाउंटेंट 2, सहायक अकाउंटेंट 3, फाइनेंस हेड, फाइनेंस सहायक, टैक्स डिपार्टमेंट हेड, टैक्स डिपार्टमेंट सहायक और हाँ, अंत में इस अंतहीन केबिन की टेबल की ओर लिखा था जीएम। मैंने स्वयं के अनुभव पर गर्व महसूस किया। हाँ, मैं सही था। यह केबिन इस ऑफिस के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का ही है। मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ बैठना है, लेकिन मैं उसी सबसे बड़े अधिकारी की टेबल के सामने रखी 2 कुर्सियों में से एक में बैठ गया। मैंने पुनः हॉल में बीच में बने ज्यादातर केबिन्स की ओर देखा तो वे सभी शायद कंप्यूटर ऑपरेटर्स एवं अन्य कर्मचारियों के केबिन समझ में आए। काम करते हुए बहुत से लोगों ने अलग अलग समय में कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटाकर मुझे देखा और फिर अपने काम में लग गए। मैं ऑफिस में 1 बजे आया था। ऑफिस का नजरों से मुआयना करने के बाद मैं लगभग 15 मिनट से कुर्सी पर बैठा था। ऑफिस का मुख्य दरवाजा खुला और एक सज्जन साधारण लिबास में अंदर आए। उनके हाथ में कुछ पेपर्स और चेक थे। बहुत सादा कपड़ा पहने हुए उस सज्जन ने मुझे देखा और उस अंतहीन केबिन की कुर्सी में बैठ गए। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। सभी पेपर्स और चेक को उन्होंने हरी ट्रे में रख दिया। फिर मेरी ओर देखे और बोले, जी सर, आपको किससे मिलना है? मैं सीए हूँ। मैंने इस कंपनी में आज ही ज्वाइन किया है। इस कंपनी के मालिक से मेरी बात हुई है। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। जीएम कुर्सी से खड़े हो गए और बोले, अच्छा, आप हैं नए सीए? ठकराल साहब से आपके संदर्भ में बात हुई थी। उन्होंने बताया तो था कि आप आने वाले हैं, लेकिन कब, ये शायद मेरे दिमाग से निकल गया था। उनकी कुर्सी से खड़े होकर मेरे स्वागत करने पर मैं स्वयं को धन्य समझने लगा था। अहोभाग्य मेरे, जो मुझ जैसे छोटे और नए नवाड़े सीए के लिए जीएम साहब खड़े हो गए। मैं तो उनकी सहृदयता का भक्त हो गया था। जीएम, आइए सर, मैं आपको आपका केबिन दिखा देता हूँ। वे मुझे उस खाली केबिन की ओर ले गए जिसमें अभी तक कोई पद नहीं लिखा था।
उन्होंने कुर्सी की ओर हाथ दिखाकर मुझे बैठने के लिए इशारा किया। जीएम, आप बैठिए, मैं आपके पद की पर्ची कंप्यूटर से निकलवा कर आपके केबिन की प्लेट में लगवा देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उन्हें इस महान मदद के लिए धन्यवाद कहा। जाते जाते पुनः जीएम मेरी ओर मुड़ गए। वैसे कंपनी के मालिक ने आपको क्या पोस्ट बताई है? मैं सोच में पड़ गया। सच में मैंने इस ओर तो ध्यान ही नहीं दिया था। मुझे लगा सीए हूं तो सीए की ही पोस्ट होगी। किसी ने सच ही कहा है कि डिग्री और अनुभव में बहुत अंतर है। मेरे पास सिर्फ डिग्री थी। सीए हूं तो सीए की ही पोस्ट होगी, मैंने अपनी बेवकूफी को छुपाते हुए कहा। जीएम, कोई बात नहीं, आप जो पोस्ट कहें उसकी चिट लगवा देता हूं। इस वाक्य ने जीएम के पावर को मेरे समक्ष रख दिया था। पद या पोस्ट देना तो उनके बाएं हाथ का खेल था और मैं कंपनी के मालिक से पोस्ट लेना भूल गया ऐसा सोच रहा था। ठीक है, आप सीए की पोस्ट ही दे दीजिए, मैंने सरलतापूर्वक कहा। आसपास बैठे कुछ लोग मेरी ओर देखने लगे। मैं समझ गया कि ये सभी मेरी बेवकूफी पर हंस रहे होंगे। तब तक जीएम उस हॉल से जा चुके थे। मैं अपने केबिन की कुर्सी पर बैठ गया। लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने पुनः हॉल में प्रवेश किया। उनके हाथ में एक फाइल में लगे हुए कुछ पेपर्स और दूसरे हाथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पर्ची थी। मैं उनकी सरलता और प्रेम का ऋणी हो गया जब उन्होंने स्वयं ही मेरी सीए की पर्ची अपने हाथों से मेरे केबिन में चिपका दी। मेरे मन में आध्यात्म घूम गया। सज्जन पुरुष जब बड़ा होता है तो उसमें नम्रता आती है, जबकि दुर्जन पुरुष में अभिमान आ जाता है। अरे मैं खुद ही लगा लेता, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैंने संकोच में कहा। जीएम, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप इस ऑफिस में नए हैं, मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और हाँ, ये लीजिए फाइल, इसमें कुछ पेपर्स हैं। कंपनी के मालिक ठकराल साहब ने इन्हें कल तक पूरा करने के लिए कहा है। जब आप पूरा कर लें तो आप मुझे दे देना। मैं समझ चुका था कि मेरे द्वारा काम करने के बाद पेपर सीधे ठकराल साहब के पास नहीं जाएंगे, उन्हें जीएम चेक करेंगे। उसके बाद ही पेपर ठकराल साहब के पास पहुंचेंगे। ठीक भी था, मैं नया नया सीए था, इस तरह मुझ पर विश्वास तो किया नहीं जा सकता था। मैं काम में लग गया। हॉल के एक और कमरा था जिसमें 2:30 बजते ही आधे लोग अपना टिफिन लेकर चले गए। शायद वह लंच रूम था, लेकिन कुछ लोग अपनी टेबल पर ही टिफिन खोलकर खाना खाने लगे। मैंने भी तय किया कि कल से टिफिन लेकर आऊंगा और इन लोगों की तरह अपनी टेबल पर ही खाऊंगा। आखिर नया नया सीए और उसमें भी पहली नौकरी। कर्मठता और ईमानदारी तो रगों में खून की जगह बह रही थी। बीच बीच में लंच रूम से जोरों से हंसने की आवाज आती थी। मैंने उन्हें अनसुना किया और काम में लग गया। काम करते करते कब शाम के 6:30 बज गए पता ही नहीं चला। ऑफिस के शीर्ष स्तरीय अधिकारियों ने ऑफिस बॉय को पेपर्स दिए, जिसे ऑफिस बॉय ने जीएम की टेबल में रखी लाल ट्रे में रख दिए। दोपहर को मैंने गौर किया था कि हरी ट्रे में रखे पेपर्स जीएम के इशारे पर विभिन्न अधिकारियों एवं अकाउंटेंट्स में वितरित कर दिए गए थे। मैं अपनी बुद्धिमत्ता से समझ गया था कि उन पेपर्स को जीएम ने चेक करके ओके कर दिया होगा, जिन्हें वापस उन्हीं अधिकारियों को दे दिया गया था जिनसे वे संबंधित थे। हॉल के बीचों बीच बने केबिन के ऑपरेटर एवं क्लर्क्स ऑफिस से निकल गए। शायद उनका समय पूरा हो गया था, लेकिन हॉल के चारों ओर बने केबिन, जिनमें उत्तरदायी किस्म के अधिकारी और कर्मचारी थे, वे अभी भी बैठे हुए थे। ठीक 7 बजे उनमें से कुछ लोगों ने ऑफिस को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। हाँ, अब मैं भी जा सकता हूँ, ऐसा मैंने अनुमान लगाया। इतने में जीएम उठकर मेरे पास आए और मेरी टेबल के सामने रखी 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ गए। जीएम, सर आपको कितने बजे जाने के लिए कहा है? मैं उनकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगा।
जीएम, मेरा मतलब है कि क्या आने और जाने के समय के बारे में ठकराल जी से बात हुई है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। वैसे आप बताएं, ऑफिस का टाइम क्या है? मैंने पुनः उनके अधिकार क्षेत्र की बात की। जीएम थोड़ा गर्वित होकर बोले, ऑफिस का समय 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक है, लेकिन कुछ लोग सुबह देर से आते हैं तो शाम को देर तक रुकते हैं। जैसे ये लोग जो अभी बैठे हैं, ये सुबह थोड़ा लेट हो जाते हैं। मैंने रुके हुए लोगों के केबिन की ओर देखकर कहा, अच्छा। जीएम, वैसे प्राइवेट नौकरी है, यहाँ शुरू से जैसा अपना टाइम बना लो वैसा ही टाइम हमेशा के लिए बन जाता है। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जीएम, मान लीजिए यदि आप 8 बजे तक रुके हैं और ठकराल साहब का फोन आ गया, यदि आपने फोन अटेंड कर लिया तो वे समझ जाएंगे कि आप 8 बजे तक ऑफिस के फोन पर मिलते हैं। इसके बाद यदि किसी दिन आप 7:30 बजे चले गए और ठकराल साहब का फोन आ गया तो वे आपको मोबाइल पर फोन करेंगे कि आज आप जल्दी क्यों चले गए। ये होता है प्रारंभ से टाइम सेट करना। प्राइवेट नौकरी में खुद से टाइम सेट करने के इस अद्भुत ज्ञान से तो मेरे दिमाग के द्वार ही खुल गए। मैंने कृतज्ञता पूर्वक जीएम से कहा, सर यदि आप यहाँ नहीं होते तो मैं तो पिस ही जाता। सच में आपका अनुभव शानदार है। लगता है आप ठकराल साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं। जीएम, साहब ये समझ लीजिए कि मेरा तो उनके घर में आना जाना है। उनसे क्या, उनके पूरे परिवार से बिल्कुल आमने सामने बात होती है। मैं समझ गया था कि किस्मत ने मुझे ऐसे व्यक्ति से मिला दिया था जिसके बाद कंपनी में किसी और से मिलने की आवश्यकता नहीं थी। मैं जीएम का इशारा समझ गया था। मैंने कंप्यूटर शट डाउन किया कि मेरी टेबल में रखा फोन बज पड़ा। जीएम मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दिए। मैंने फोन उठाया। सामने फोन पर ठकराल साहब थे। ठकराल साहब, कैसा रहा आपका पहला दिन? जी ठीक रहा, मैंने सम्मान के साथ कहा। ठकराल साहब, मेरा मतलब है कितना काम हो गया? मैंने जो फाइल भेजी थी वह हो गई या नहीं? जी नहीं, अभी नहीं हो पाई है, कल दोपहर तक हो जाएगी। मैं जिसे औपचारिक फोन समझ रहा था वो वास्तव में मेरे काम का निरीक्षण मात्र था। ठकराल साहब, ठीक है, मतलब आज नहीं हो पाएगी। मैं हतप्रभ था कि यदि अभी नहीं हुई है तो क्या वे रुककर काम करने के लिए कह रहे हैं। मुझे तुरंत जीएम की बात याद आई। मैंने कहा, अभी तो जाने का समय हो गया है, कल सुबह करता हूँ। सामने से फोन रख दिया गया या पटक दिया गया, कुछ समझ में नहीं आया। शायद फोन हाथ से कुछ ज्यादा जोर से छूटकर रिसीवर पर गिर गया होगा। जीएम, देखा सर, अब आपका जाने का समय निर्धारित हो गया, 7 बजे। यदि आज आपने ज्यादा काम को देखकर 8 या 8:30 बजा दिए होते तो वही समय हमेशा के लिए निर्धारित हो जाता। इस दिव्य ज्ञान के लिए मैं पुनः जीएम का ऋणी हो गया। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और ऑफिस से निकल गया। दूसरे दिन ठीक 10:30 बजे मैं ऑफिस आ गया। ऑफिस में बीच के केबिन्स में बैठे ऑपरेटर्स और क्लर्क ही आए हुए थे। बाकी तथा कथित अधिकारी और रिस्पॉन्सिबल लोग नदारद थे। मैंने जीएम की टेबल की ओर देखा। कल लाल ट्रे में रखे हुए पेपर्स कम हो चुके थे, हरी ट्रे खाली थी। वे भी अभी अपनी कुर्सी में नहीं थे। मैं अपने केबिन में गया और जाकर कल छोड़े हुए काम को पूरा करने लगा। ठीक 11:30 बजे जीएम आए और उसके बाद अन्य सभी अधिकारी और उच्च कर्मचारी गण आ गए। दिनों दिन मुझे अनुभव पर अनुभव हो रहे थे। वहां सीखने के लिए बहुत कुछ था। ऐसे लोग जो कल 7 बजे या उसके बाद भी रुके हुए थे, वे 11:30 के बाद ऑफिस आ रहे थे, और जो शाम को 6:30 बजे चले गए थे वे सुबह 10:30 बजे ऑफिस में थे।
इस नियम के अनुरूप मैंने अपने ऑफिस का समय 10:30 से 7 बजे तक कर लिया। मैंने पुनः जीएम की बातों का अनुसरण किया तथा उनके अनुभव और परोपकार के लिए मन ही मन आभार व्यक्त किया। 2:30 बजे लंच होने के पहले मैंने काम खत्म किया और ऑफिस बॉय को बुलाकर उसे वे पेपर जीएम को देने के लिए कहा। ऑफिस बॉय ने पेपर जीएम को दिए। उन्होंने पेपर बिना देखे ही लाल ट्रे में रख दिए। शायद वे फुर्सत में पेपर चेक करेंगे, मैंने सोचा और लंच करने में लग गया। लंच के बाद जीएम ने सीनियर मैनेजर के पास से कुछ पेपर्स लाकर मेरी टेबल में रख दिए। सर, इन्हें चेक कर लीजिएगा और जो कमी लगे उन्हें सीनियर मैनेजर सर को बता दीजिएगा। मैंने उन पेपर्स पर काम करना शुरू कर दिया। काम पूरा होते होते शाम के 6:30 बज गए थे। मैंने पेपर्स लिए और जीएम के पास पहुंच गया। उन्होंने सीनियर मैनेजर की ओर जाने के लिए इशारा कर दिया। पहली बार मेरे स्वाभिमान को हल्की सी ठेस पहुंची। फिर भी मैंने स्वयं को सांत्वना दी। सीए हूं तो क्या हुआ, ऑफिस में हूं तो नया नया ही। मैं सीनियर मैनेजर के पास पहुंच गया। मैंने पेपर्स उनकी टेबल पर रख दिए। ये आपने पेपर्स भेजे थे, कुछ करेक्शन थे, वे कर दिए हैं। ठीक है, उसने रूखे स्वर में कहा। उसने मुझे न बैठने के लिए कहा और न ही कुछ पूछा। मैं अपने केबिन की ओर लौटने लगा, तभी उसने कहा, नए हो? हाँ, कल ही ज्वाइन किया है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो सभी देख रहे हैं, मेरा मतलब है कि सीए नए नए हो बने हो, उसने बिना किसी भाव के कड़े स्वर में कहा। ऐसा व्यवहार मेरे लिए नया था, इसलिए इतने कड़े स्वर मेरे दिमाग में सेट नहीं हो पा रहे थे। कुछ विचार जो मैंने सुन रखे थे दिमाग में घूम गए। जिसको जैसा मिला है वह वैसा ही तो देगा, यानी गाली तो वही दे सकता है जिसने पहले किसी से एकत्रित की हो, उर्फ खाई हो। इन विचारों ने कुछ मरहम का काम किया। अब पहले से कुछ ठीक लग रहा था। लगभग 6 माह हो चुके थे। मैंने फिर से शांत स्वर में कहा, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे। उसने फिर मेरे दिल में ठेस पहुंचाने वाली बात की। वह भूल रहा था कि मैं सीए हूं। मेरे दिमाग में पुनः एक प्रचलित विचार आया, नम्रता महान बनाती है, जबकि अभिमान एक दिन पतन का कारण बनता है। मैं मुस्कुराया और अपनी टेबल की ओर बढ़ गया। ठीक 7 बजे मैंने अपना टिफिन उठाया और ऑफिस से चला गया। समय बीतता जा रहा था। आज पहली तारीख थी, कंपनी में सैलरी का दिन। क्योंकि मैं नया था इसलिए अभी तक मेरा नाम सैलरी शीट में नहीं आया था। मैं अपने समय के अनुसार ठीक 10:35 पर ऑफिस पहुंच गया था। 12:15 बजे ऑफिस में सैलरी ट्रांसफर हो जाने की सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई। जीएम मेरे केबिन में आए और बोले, आपकी सैलरी कैसी होनी है? ठकराल जी से कोई बात हुई थी क्या? मैं पुनः सोच में पड़ गया। उफ, मुझे कितना सीखना होगा। मैंने तो ये बात ही नहीं की। मैंने मन में विचार किया, जीएम क्या हुआ? क्या बात ही नहीं हुई? नहीं, ये बात तो नहीं की थी। मुझे लगा था कि जैसे सबकी होती है वैसे ही मेरी हो जाएगी। जीएम, आप ठकराल साहब से बात कर लीजिए, नहीं तो मैं पूछ लूंगा। मैं जीएम को और अधिक परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, आप रहने दीजिए सर, मैं फोन करके बात कर लेता हूँ। जीएम, ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या बात हुई। मैंने ठकराल साहब से फोन पर बात की। आज उनका मूड अच्छा था। उन्होंने मेरे काम की तारीफ की और कहा कि आपके काम की रिपोर्ट अच्छी है। अंत में उन्होंने सैलरी का चेक बनवाने के लिए कहा। मैं अपनी पहली सैलरी की चेक को लेकर काफी खुश था। मैं जीएम के पास गया और उन्हें ठकराल साहब से हुई सैलरी की बात बताई और अपने केबिन में आ गया। मैंने देखा कि जीएम सीनियर मैनेजर के पास गए
और मेरी ओर देखकर कुछ बात की। शायद मेरी सैलरी के चेक के लिए कुछ पूछा। फिर वहां से कोई पेपर लेकर अकाउंटेंट के पास गए और वहां से कुछ देर बाद चेक जैसा कुछ लेकर अपने टेबल में चले आए। मैं उनकी उस महानता के तले दबे जा रहा था। मेरे दिमाग में पुनः एक प्रचलित विचार दौड़ गया। जैसे समुद्र का जल बादलों में परिवर्तित होने पर ये बादल नहीं जानते कि वे समुद्र से आए हैं, इसी प्रकार ये बादल वर्षा के सहारे नदियों का रूप लेकर नए नाम को प्राप्त करती है, लेकिन ये नहीं जानती कि समुद्र और फिर बादलों से आई है। जैसे ये नदियाँ अंत में समुद्र में मिलकर अपने नाम को भूल जाती हैं और समुद्रमय हो जाती हैं, इसी प्रकार आत्माएं जब किसी शरीर में प्रवेश करती हैं तो वह अनजान को प्राप्त होती हैं। वे अनजान होती हैं कि वे परमात्मा से ही आई हैं। इसी प्रकार जब वे शरीर छोड़कर पुनः परमात्मा में मिलकर परमात्मामय हो जाती हैं, तब भी उस शरीर का नाम भूल जाती हैं। विचार आते ही मैंने सोचा कि इस विचार का इस परिस्थिति से क्या संबंध है। तभी मैं मुस्कुरा उठा। हाँ, शायद इसी प्रकार भी मैं जीएम के इस महान व्यक्तित्व में खोकर सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। शाम को 7 बज चुके थे। मैं चेक की राह देख रहा था, लेकिन अभी तक वह नहीं मिला था। आखिरी बार मैंने उस लाल ट्रे में जाते हुए देखा था जो जीएम की टेबल पर रखी थी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, मैंने मन ही मन विचार किया और उठकर ऑफिस से जाने लगा। वैसे भी मैं आज खुश था क्योंकि ठकराल साहब की नज़रों में मेरा रिपोर्ट कार्ड अच्छा था। जीएम की टेबल के सामने से होते हुए मैं जा ही रहा था कि जीएम ने बताया कि मेरा चेक ठकराल जी के हस्ताक्षर के लिए आज जाएगा, जो उन्हें कल मिल जाएगा। मैंने अपने अनुमान पर गर्व महसूस किया। उन्हें धन्यवाद देकर मैं वहां से चला गया। दूसरे दिन लंच के बाद जीएम ने मुझे चेक ला कर दिया। मैंने उन्हें धन्यवाद किया और अपने काम में लग गया। मैं अपने काम से काम रखता था। अपने स्वभावतः मैं किसी से कोई बात नहीं करता था सिवाय काम के। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन शाम को 5:30 बजे अकाउंट ऑफिस में ठकराल साहब का आगमन हुआ। पूरा स्टाफ कुछ सेकंड्स के लिए खड़ा हुआ और फिर अपने काम में लग गया। ठकराल साहब सीधे सीनियर मैनेजर के पास गए और शायद कुछ ऑफिस के कार्यों के संबंध में चर्चा की। जीएम पूरे समय उनसे कुछ दूर खड़े थे। मैं आश्चर्य में था कि सीनियर मैनेजर और कंपनी के मालिक दोनों बैठे हैं और जीएम दूर खड़े हैं। कुछ देर बाद ठकराल साहब उठे और ऑफिस से जाने लगे, लेकिन शायद उन्हें कुछ याद आया और मेरे केबिन की ओर मुड़ गए। वे सीधे मेरे पास आए। मैं कुर्सी से खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और खुद भी मेरे सामने लगी कुर्सी पर बैठ गए। मैंने जीएम की ओर देखा तो वे अभी भी सीनियर मैनेजर के पास खड़े हुए कुछ बात कर रहे थे। ठकराल साहब, सब ठीक चल रहा है? जी सर, सब ठीक चल रहा है, मैंने धन्यवाद के स्वर में उनसे कहा। ठकराल साहब, हाँ, आपके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स मुझे मिल जाती हैं और आपके द्वारा किए जा रहे ऑफिस के अन्य कार्यों की रिपोर्ट भी। वैसे मेरे ख्याल से अब आपको कंपनी के फाइनेंस वगैरह का काम भी देखना चाहिए। यस सर, जैसा आप कहें, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि मैंने कभी फाइनेंस का काम नहीं किया था। ठकराल साहब ने कहा, इसी बात पर मुझे चाय नहीं पिलाएंगे? मैं गर्व से फूला नहीं समाया। मैंने तुरंत ही ऑफिस बॉय को ऑफिस कैंटीन से चाय लाने का इशारा किया। कंपनी के मालिक की मौजूदगी में वह मेरे आदेश का ही इंतजार कर रहा था। वह झट से गया और 2 चाय के कप के साथ केटली ले आया। इतने सारे स्टाफ के बीच
मैं केवल हम दो लोगों के लिए चाय आने पर मैं शर्मिंदगी अनुभव कर रहा था। तभी मुझे दूर खड़े जीएम की याद आई। मैंने निश्चय किया कि ऑफिस बॉय जैसे ही मुझे चाय देगा मैं अपनी चाय को जीएम को ऑफर कर दूंगा। मैं ऑफिस बॉय के केटली से चाय निकाल कर लाने की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी ठकराल साहब चिल्ला पड़े, कितनी देर लगा रहे हो, जल्दी चाय लाओ। ठकराल साहब की आवाज जैसे ऑफिस बॉय से पहले जीएम तक पहुंची। वह तेजी से आए और ऑफिस बॉय के हाथों से चाय की केटली छीन ली और उसे इशारे से दूर कर दिया। जीएम ने स्वयं केटली से चाय निकाली और 2 कपों में डालकर ट्रे में लेकर आ गए। मैं आश्चर्य से अधिक सदमे में था। क्या प्राइवेट कंपनी में जीएम का कोई स्वाभिमान नहीं रहता? मैं गहरे विचारों में डूबा जा रहा था। ठकराल साहब ने ट्रे से चाय का एक कप लिया और बोले, लीजिए, आप भी चाय लीजिए। इससे पहले कि मैं जीएम साहब के चाय लेकर शर्मिंदगी में डूबने से बचने के लिए खुद उन्हें ही वह चाय ऑफर करता, ठकराल साहब ने कहा, गन्नू, सीए साहब को भी चाय पिलाओ, कल से ये फाइनेंस का भी काम देखेंगे। अचानक मैंने खुद को कोई भी प्रतिक्रिया देने से रोक दिया और पुनः सोचने लगा, गन्नू? ठकराल साहब जीएम को गन्नू क्यों कह रहे हैं? ठकराल साहब, गन्नू को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। हमारी कंपनी के इस ऑफिस में किसी को भी कोई भी काम हो उसकी भरपूर मदद करता है। जैसे ही काम करने की उम्र में पहुंचा तभी से हमारे यहाँ काम करता है। ऑफिस तो छोड़िए, हमारे घर के लोगों को भी किसी बाहरी काम की जरूरत होती है तो वे भी इसे ही कहते हैं। मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था कि जीएम से कोई ऐसे कैसे काम करा सकता है। मैंने हल्की सी बनावटी मुस्कान चेहरे पर उतार दी। ठकराल साहब, अरे आपको पता है, ऑफिस में तो लोग इसे इसके पूरे नाम से नहीं, छोटे नाम से बुलाते हैं। ठकराल साहब ने मेरे चेहरे पर असमंजस और आश्चर्य देखा तो पुनः बोले, अरे इसे गन्नूमल मेहता की जगह जीएम कहते हैं। ठकराल साहब जोरों से हंस दिए। मैंने सिर पीट लिया। अब मुझे धीरे धीरे सब समझ में आ रहा था। गन्नूमल का मेरी पोस्ट की चिट लगाना, उसे कुछ चिपकाना, लाल ट्रे में पेपर लेकर आना और फिर ठकराल साहब से पेपर वापस हरी ट्रे में आने पर सभी को बांटना। और मैं सोचता था कि वह मुझसे पेपर्स चेक करने के लिए लेते हैं, जबकि वह तो। ठकराल साहब, क्या हुए सीए साहब, आप क्या सोचने लगे? मैंने तो अपनी चाय खत्म कर ली, आप पीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। कहते हुए ठकराल साहब उठ खड़े हुए। मैं और मेरे साथ समस्त स्टाफ खड़ा हो गया। ठकराल साहब जा चुके थे। कुछ ही क्षणों में सभी अपने काम में लग गए। मैं अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा इतने दिनों के भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जीएम, सर आप चाय खत्म कीजिए तो चाय का कप अलग कर दूं। मैंने जीएम उर्फ गन्नूमल मेहता को देखा और देखता ही रह गया, मानो मेरे चेहरे पर कोई भी भाव आने से पहले झेप रहा हो। जीएम, क्या हुआ सर, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? मैं अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। मेरे केबिन के आसपास के लोग जो यह सब सुन पा रहे थे और शायद इतने दिनों से सुन रहे थे, वे बीच बीच में मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन शायद गन्नूमल के कारण खुलकर हंस नहीं पा रहे थे। मैं पुनः अपनी बेवकूफी पर आश्चर्य कर रहा था। अब तक मैं पूरा प्रकरण समझ चुका था। गन्नूमल असल में सीनियर ऑफिस बॉय से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसने अपनी सीनियरिटी के आधार पर उस ऑफिस में अपने लिए एक टेबल और कुर्सी केबिन के रूप में प्राप्त कर ली थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने रूखे स्वर से गन्नूमल से कहा। जीएम, क्या सर, मैंने क्या नहीं बताया? यही कि तुम गन्नूमल मेहता हो, जीएम नहीं। मैंने अपनी भौहें सिकोड़कर कहा।
जीएम। आपने पूरा नाम कभी पूछा ही नहीं। क्यों, कुछ हुआ क्या? उसने सरलता से कहा। मैं सोच में पड़ गया। क्या गन्नूमल ने मेरे साथ धोखा किया था? क्या उसने मुझसे झूठ कहा था? मुझे इतने विचारों में खोए हुए देखकर शायद उसे कुछ समझ में आ गया था। उसने कहा, सर ये प्राइवेट कंपनी है, यहाँ पद मायने नहीं रखते, यहाँ सैलरी मायने रखती है। आपको याद होगा जिस दिन आप आए थे तभी मैंने आपको कहा था कि आप बताओ आपको क्या पोस्ट लिखानी है। यहाँ किसी को कोई पद नहीं दिया जाता, सभी लोग अपनी अपनी इच्छा से पोस्ट लिख लेते हैं। और हाँ, ठकराल साहब ने आज तक किसी को भी कोई भी पोस्ट देने से मना नहीं किया। हाँ, सैलरी वो अपनी इच्छा से देते हैं। क्योंकि मेरी यहाँ कोई पोस्ट नहीं थी इसलिए मैंने अपने नाम की चिट लगा ली थी, लेकिन यहाँ के कुछ स्टाफ ने उस चिट को निकालकर मेरे नाम के शॉर्ट फॉर्म यानी जीएम की चिट लगा दी। मुझे पुनः अपनी अपरिपक्वता पर शर्मिंदगी महसूस हुई। एक ऑफिस बॉय ने प्राइवेट कंपनी की कार्यशैली को कितने प्रभावी ढंग से मेरे सामने पेश किया था। वो वाकई काबिले तारीफ था। लेकिन इतने दिनों से जिस ऑफिस बॉय को मैं जनरल मैनेजर समझ रहा था, वह कहीं न कहीं मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा था। मैंने निश्चय किया कि मैं इस शर्मिंदगी को इस गन्नूमल की शर्मिंदगी से ही काटूंगा। हिसाब किताब तो बराबर करना ही था। मैं शाम को 7 बजे ऑफिस से निकल गया। रात को सोने से पहले भी मेरे दिमाग में इतने बड़े छल का परिदृश्य चलता रहा। हालांकि बदला लेने की आग को और अधिक भड़काने के लिए मैंने जीएम उर्फ गन्नूमल मेहता की गलतियों को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसके केबिन में लगी उस जीएम की पर्ची के अलावा अन्य कोई गलती ढूंढ नहीं पाया, जिसे शायद उसने नहीं बल्कि ऑफिस के स्टाफ ने लगाया था। दूसरे दिन सुबह से ही मैं काम में लग गया। 11:30 बजे गन्नूमल ठकराल साहब के पास से पेपर्स लेकर आया और हरी ट्रे में रख दिए। उसने जूनियर ऑफिस बॉय से उन पेपर्स को संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचाने के लिए कहा। कुछ पेपर्स मेरे पास भी आए। मैंने अपने किए निश्चय को लागू करना प्रारंभ किया। जैसे ही किसी फाइल की जरूरत पड़ती तो दूसरे ऑफिस बॉय की जगह मैं आवाज लगाता, गन्नूमल, अलमारी से वो फाइल निकाल कर लाओ। गन्नूमल ने पहली बार असहज महसूस किया, जो उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। ऑफिस में मौजूद अन्य स्टाफ भी मेरी ओर देखने लगा। दिन में ऐसे कई मौके आए जिसमें मैंने उसे गन्नूमल संबोधित करते हुए कई बार बुलाया, लेकिन पहली बार के बाद उसके चेहरे पर कभी कोई शिकवा समझ में नहीं आया। वैसे भी ये तो उसका नाम ही था। जब भी मैं उसे इस तरह बुलाता तो अन्य स्टाफ जरूर उसकी ओर देखने लगता, जिसका जवाब वह मुस्कुरा कर देता था। शाम को 4 बजे गन्नूमल मेरे केबिन में आया और बोला, सर, ठकराल साहब ने ये फाइनेंस से संबंधित पेपर्स भेजे हैं, देख लीजिएगा और जब हो जाए तो मुझे दे दीजिएगा। क्यों, तुम्हें चेक करना है क्या? बोलते हुए मैं जोरों से हंस दिया। मुझे यकीन था कि इस बार उसे जरूर बुरा लगा होगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के अतिरिक्त अन्य कोई भाव नहीं आया, लेकिन पूरा स्टाफ जरूर उसके चेहरे की ओर देख रहा था। मैंने अपना बदला पूरा कर लिया था, ऐसा बदला जिसमें गन्नूमल की कोई गलती नहीं थी। यह बात गन्नूमल के दिल में बहुत गहरी उतर गई थी। शायद इसलिए इसका रोना उसने स्टाफ से रोया होगा। तभी तो अकेले में कुछ स्टाफ को मैंने धीरे धीरे यह कहते हुए सुना था, अब ये बेचारा इस ऑफिस में ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। वैसे भी इतनी बेइज्जती सहने के बाद गन्नूमल कैसे उस ऑफिस में रह सकता था। हालांकि मैं उसकी इतनी बेइज्जती नहीं करना चाहता था कि वह ऑफिस छोड़कर ही चला जाए। खैर, उस दिन की बात जाती रही। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मैं अपने पद के गुरूर में था। पुनः सैलरी बनने का समय आया। इस आपाधापी में मैं सैलरी शीट में नाम जुड़वाना ही भूल गया।
इसका मतलब था कि इस बार भी चेक से ही मुझे सैलरी मिलने वाली थी। पिछले माह मुझे सैलरी के लिए यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ा था। जीएम उर्फ गन्नूमल ने ही सीनियर मैनेजर से जाकर वाउचर बनवाया था, अकाउंटेंट के पास जाकर चेक बनवाया था और उसके बाद ठकराल साहब से चेक पर हस्ताक्षर कराकर मुझे दे दिया था। लेकिन अब स्थिति परिवर्तित हो चुकी थी। मैंने अपने संबंध गन्नूमल से बिगाड़ लिए थे। तभी मेरे स्वाभिमान पर हावी हो चुका अभिमान प्रकट हुआ, जिसने मुझे सांत्वना दी कि मेरे कार्य और सैलरी के चेक के बीच में गन्नूमल की क्या भूमिका हो सकती है। वह तो मैं खुद ही करा सकता हूँ। मैं उठा और सीनियर मैनेजर के पास जाकर वाउचर बनाने के लिए कहा। उसने मुझे देखा और फिर कुर्सी से थोड़ा उठकर गन्नूमल की ओर देखा, फिर बोला, ठीक है, जैसे ही फ्री होता हूँ बना दूंगा। वैसे आपको 2 महीने हो गए हैं, अभी तक सैलरी शीट में नाम जुड़वाने की याद नहीं थी क्या? हाँ, भूल गया था। इस बार एचआर के पास जाकर नाम जुड़वा लूंगा, मैंने कहा और अपने केबिन में चला गया। शाम हो चुकी थी, लोग जाने लगे। मुझे मेरी चेक की याद आई तो मैंने ऑफिस बॉय के माध्यम से सीनियर मैनेजर से मेरे वाउचर के बारे में पूछा, तो जवाब था, आज समय नहीं मिल पाया, कल बना देंगे। मैं भी 7 बजे ऑफिस से चला गया। दूसरे दिन मैं सैलरी के चेक के बारे में बार बार पूछकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, लेकिन उस ऑफिस में बिना रोए खाना नहीं मिलता वाली कहावत चरितार्थ थी। दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन मैंने ठकराल साहब से बात करने का निश्चय किया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि लगभग 12:30 बजे ठकराल साहब ऑफिस में ही आ गए। वे सीधे सीनियर मैनेजर के पास गए और जाते जाते पिछली बार की तरह मेरे केबिन में आ गए। मुझे पिछले माह की ये याद आ गई। मुझे लगा कि ठकराल साहब चाय पियेंगे, इसलिए उनके आते ही मैंने ऑफिस बॉय को 2 चाय लाने के लिए कहा, लेकिन बीच में ही ठकराल साहब बोल पड़े, नहीं, मैं चाय नहीं लूंगा। वैसे पूरे 2 माह हो गए आपने तो अभी तक एक भी फाइनेंस नहीं कराया। मैं शांत हो गया। उन्होंने पुनः अपनी बात आगे बढ़ाई, आपका काम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी आपके पेपर्स और अकाउंट से पहले आने वाले पेपर्स में कोई अंतर नहीं दिखता। फिर इतनी बड़ी सैलरी का कंपनी पर बोझ डालने का क्या मतलब? मैं सहम गया। क्या मेरी नौकरी जाने वाली थी? मैंने सोचा। ठकराल साहब, आपकी इस महीने की सैलरी के लिए आप हमारे जीएम से बोल दीजिएगा और इस चालू महीने को अपना नोटिस पीरियड समझिएगा। 1 माह में आप कहीं और काम देख लें। इतना कहकर ठकराल साहब उठे और ऑफिस के दरवाजे की ओर चल दिए। मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। निकलते समय गन्नूमल ने ठकराल साहब को कुछ जरूरी पेपर्स का हवाला देकर रोक लिया। ठकराल साहब रुके और गन्नूमल की टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर उन पेपर्स को पलटने लगे। गन्नूमल अपनी कुर्सी से हटकर ठकराल साहब के बगल में आकर खड़ा हो गया। प्रत्येक पेपर के संबंध में गन्नूमल उन्हें बता रहा था और वे उन्हें पढ़ते हुए साइन करते जा रहे थे। कुछ पेपर्स में तो ऐसा लगा जैसे पढ़ने के बाद ठकराल साहब साइन करने ही वाले थे, लेकिन जीएम उर्फ गन्नूमल ने कुछ प्रश्नवाचक वाक्य बोले और उन पेपर्स को बिना साइन किए हुए ठकराल साहब ने एक ओर रख दिया। ऑफिस का पूरा स्टाफ कभी अपने जीएम की ओर तो कभी मेरी ओर देख रहा था। मैंने अपनी उस छठी इंद्रिय की सराहना की जिसने मुझे गन्नूमल को जीएम उर्फ जनरल मैनेजर मानने पर विवश कर दिया था, लेकिन बाद में उसी छठी इंद्रिय को नकार कर अपने अभिमान को स्थान देने का जो मैंने पाप किया था, उसकी सजा अभी अभी ठकराल साहब मुझे सुनाकर चले गए थे। मैं समझ चुका था कि अन्य पदासीन लोग उस कंपनी के हाथ, पैर, पेट, पीठ, रीढ़ और सिर थे, लेकिन जीएम उर्फ गन्नूमल मेहता उस कंपनी में उसी प्रकार था जैसे शरीर में आत्मा होती है। जीएम क्या है और किस पद पर है, इसका अनुमान
वैसे ही नहीं लगाया जा सकता है जैसे कि आत्मा क्या है और कहाँ है इस बात का। मेरे दिमाग में अध्यात्म के कुछ विचार कल्पित हो गए। यदि शरीर में आत्मा है तो कहाँ है? क्या सिर में है या हाथ में है या पेट में है, पीठ में है, रीढ़ में है या पैर में है या कहीं और? जिस तरह पानी से भरे एक बर्तन में नमक की ढेली डालकर घोल दी जाए तो क्या उसे देखा जा सकता है, उसी प्रकार शरीर में आत्मा को नहीं देखा जा सकता। अब अगला उत्तर कि यह किस भाग में है। यदि बर्तन से भरे पानी को एक ओर से पिया जाए तो उसके स्वाद से नमक की उपस्थिति का एहसास होगा। इसी प्रकार यदि किसी अन्य ओर से पिया जाए तब भी उसके स्वाद से नमक की उपस्थिति का एहसास होता है। अब यदि आधा पानी अलग करके शेष पानी को चखा जाए तब भी और सबसे नीचे वाले पानी को भी चखा जाए तब भी उसका स्वाद नमक के होने का ही प्रमाण देगा, क्योंकि नमक बर्तन के पूरे पानी में मिलकर बस गया है। इसी प्रकार आत्मा किसी एक स्थान में स्थित नहीं है, यह मान लेना पूर्णतः सही नहीं है। इसी प्रकार जीएम उर्फ गन्नूमल मेहता केवल उस अंतहीन टेबल पर सीमित नहीं था, वह उससे कहीं अधिक था। मेरा घमंड मेरे जीवन का दुश्मन अदना सा साबित हो चुका था। मेरे कानों ने कुछ दिनों पहले जो स्टाफ से बात सुनी थी और जिसे मैंने गन्नूमल के लिए समझ लिया था, वो वास्तव में मेरे लिए कह रहे थे कि अब ये बेचारा इस ऑफिस में ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा।